हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर कैरियर अड्डा 1-to-1 पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है कंटिन्यू, और हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज के दिन का हम चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एसएससी जीडी का। और जितने भी हमारे युवा भावी, जो भी हमारे भारतीय जवान हैं, जो भी हमारे सेना में जाने के लिए तैयार हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाइए, लग जाइए। और एसएससी जीडी में जो भी आपके 20 क्वेश्चन जीएस में रहते हैं उसका हम कंटिन्यू आपके साथ प्रैक्टिस सेशन जारी रखेंगे, ताकि आपका स्कोर एग्जाम में बहुत ही अच्छा हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। हमारे साथ प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। इसके अलावा हम लोग चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 4 पर। मैं कुछ जानकारी बता देता हूं कि आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रखा है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखते चलेंगे, साथ में जो अलग से क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम लोग बनाते चलेंगे, राइट। तो हम लोग चलते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें मोस्टली जो है 2015 एसएससी जीडी से लिए गए हैं। आप लोग देख भी सकते हैं 2015 एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जीएस के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ढेर सारे आपको मिलेंगे। बस 3 से 4 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के इंक्लूड किए हैं, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर जो क्वेश्चन है वो अब नहीं पूछा जाएगा, तो उसके स्थान पे हमने नया करंट अफेयर का क्वेश्चन रख दिया, राइट। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। आप लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। भारत में जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था, आपको आंसर करना है। तो हमारे भारत में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था अंग्रेजों के समय, और अंग्रेजों के समय ये कब बनाया गया था, जब वारेन हेस्टिंग्स जो है हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, उसी समय जो है इसका जिला कलेक्टर का पद बनाया जाता है। यानी वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है जिला कलेक्टर का ये पद बनाया जाता है, और ये सन होता है 1772। कौन सा सन होता है, 1772। तो 1772 में जिला कलेक्टर का पद का जो पहले बार निर्माण किया गया, और किसके द्वारा किया गया, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कौन, ये बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। इन्हीं के समय 1772 में जो है बनाया गया था जिला कलेक्टर का पद। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन का। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है। आप लोग करेंगे कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जैसे ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉइड, ये एनाबोलिक एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है जिसे हम लोग शरीर में प्रवेश कर लेते हैं बाई इंजेक्शन के द्वारा या बाई मेडिसिन के द्वारा, और अधिक जो है हमारे शरीर के अंदर कुछ ताकत आ जाती है, इसके द्वारा हम लोग एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब कभी भी शक हो जाता है, जो भी एजेंसियां होती हैं जैसे वाडा एजेंसी हो गई, तो शक के तौर पर वो जांच करती है। कोई भी खिलाड़ी जब ऐसे स्टेरॉइड लेता है तो वो जांच करती है, और उस जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उसके बाद आपको बैन कर दिया जाता है। तो ऐसी ही कुछ घटना घटी थी हमारे एक भारतीय खिलाड़ी के ऊपर, और ये घटना घटी थी 2004 की बात है, और 2004 में एथेंस ओलंपिक हुए थे। उसी समय वाडा ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो है टी सामंता चानू को क्या किया था, इनको प्रतिबंधित कर दिया था। ओलंपिक खेलों से इनको प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी सामंता चानू, ठीक है। ये वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी रही हैं, और ये पहली भारतीय महिला रही हैं, या पहली भारतीय हैं जिन्हें बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या हो गया सर, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज के प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कि अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या किस देश की ज्यादा रही है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक इस साल जो विदेशी पर्यटक हैं वो किस देश के आए हुए हैं। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, यूएस दिया गया है, बांग्लादेश दिया गया, यूके दिया गया, फ्रांस दिया गया। तो मैं इसमें बता देता हूं, इस साल जो है वो यूएसए के जो लोग हैं, या यूएसए के जो व्यक्ति हैं, वहां के नागरिक हैं, सबसे ज्यादा भारत में आए हैं। लगभग 4.5 लाख जो है लोग भारत में आए हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर बांग्लादेश के व्यक्ति आए। सेकंड नंबर पर कौन आए हैं, तो बांग्लादेश के व्यक्ति आए हैं, ठीक। और थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पर यूके के लोग आए हैं, यानी कि इंग्लैंड के लोग जो हैं भारत में तीसरे सबसे ज्यादा आने वाले लोग हैं।
इसके अलावा हम एक और आपको जानकारी बता देते हैं कि भारत से जाने वाले जो लोग हैं, सबसे ज्यादा भारत से जाने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर गए हैं? भारत से जाने वाले लोग जो है यूएई में सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, और यूएई में सबसे ज्यादा संख्या रही है भारतीयों की जहां पर ये लोग गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या किस देश की टॉप पर रही है, शीर्ष पर रही है? तो यूएस इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? आप लोगों को पता होगा शेरशाह की महानता किसमें निहित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, धर्मनिरपेक्षता, अभिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं पर जीत, तीसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ जनरल होना, और चौथा ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार। तो आपको क्या लगता है? आपने देखा होगा कि शेरशाह सूरी के समय शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार बहुत ज्यादा कराए थे। इसके अलावा उसने पेड़ों का निर्माण भी कराया था, सड़कों का भी निर्माण कराया था, और भू राजस्व व्यवस्था उसने सुदृढ़ किया था। तो प्रशासनिक सुधार हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका कि शेरशाह की जो महानता है, जो उसकी ग्रेटनेस है, वो किसके माध्यम से जानी जाती है? तो उसके प्रशासनिक सुधार के कारण शेरशाह को महान बताया गया है कि शेरशाह एक महान शासक हुआ करता था। राइट। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, किसका मत है? लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है, क्या बताया गया? लोकतंत्र एक ऐसी सरकार जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। वैसे अगर सच्चा लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जनता का शासन बताया जाता है, और अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी, अब्राहम लिंकन के ही ये वाक्य थे कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। तो यहां पर आंसर हमारा देखो क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन हो जाएगा। तो लोकतंत्र ऐसी सरकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, किसका मत है? तो अब्राहम लिंकन का मत है, और अब्राहम लिंकन ने मत दिया था जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक मिनट के लिए देख लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड होता है। यानी कि इसमें यह पूछा गया है इसमें कौन सा ऐसा अम्ल होगा जो नहीं निकलेगा। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? पहले ऑप्शन में दिया एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड को CH3COOH से हम लोग जानते हैं एस्टिक एसिड। दूसरा ऑप्शन में दिया है फार्मिक एसिड, आप लोगों ने देखा होगा चींटियों के अंदर जो है फार्मिक एसिड पाया जाता है। तीसरे ऑप्शन में दिया है कार्बनिक एसिड दिया गया है। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये आराम से निकल जाता है। चौथे पे दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी आराम से निकल जाता है। लेकिन जो एस्टिक एसिड होता है, एस्टिक एसिड क्वेश्चन में क्या दिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल यानी एसिड कौन सा होता है? तो एस्टिक एसिड जो होता है वो विफल अम्ल होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसके अलावा दूसरा भी इनका कार्यकाल रहा है। वहीं पर हम राधा कृष्णन की बात कर लेते हैं, तो राधा कृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति के जब पद से ये हटे थे तो बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बन गए थे। तो यानी कि ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने हैं। ओके, तो ये जानकारी आपको रखनी है। फिर इसके अलावा JL नेहरू है, तो JL नेहरू राष्ट्रपति कभी बने ही नहीं है। JL नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ये क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और भारत में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है JL नेहरू का। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है JL नेहरू का, और इनका जो कार्यकाल रहा है कितने दिन का रहा है? तो लगभग 16 वर्षों का रहा। मैं दिन की बात कर रहा हूं, ये वर्षों में गए हैं, यानी कि 16 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं सरदार पटेल, प्रसाद यहाँ पे लिखा है, प्रसाद नहीं होना चाहिए, सरदार पटेल ही होना चाहिए। तो सरदार पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं। ठीक है, सरदार पटेल जो है भारत के पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। ओके, इसमें सारे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल, ये क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में करा भी चुका हूं और फिर से हमारे सामने आ चुका है, लेकिन हम लोग इसको इजीली कर लेंगे क्योंकि अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक महालेखा परीक्षकों के बारे में बहुत से एग्जाम में
क्वेश्चन पूछ लेते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया, यानी कि 16वें अटॉर्नी जनरल। तो आप लोग आसानी से कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर, आर वेंकट रमणी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, आर वेंकट रमणी हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, के वेणुगोपाल को रिप्लेस किया है। यानी कि आर वेंकट रमणी जब नियुक्त नहीं हुए थे, 16वें अटॉर्नी जनरल नहीं बने थे, तो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में जो थे वो के वेणुगोपाल थे। ठीक है, के वेणुगोपाल के कार्यकाल खत्म होने के बाद जो 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमणी बने। राइट, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा एम शीतलवाड़ है, ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। ये क्या थे, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, एजी थे, भारत के प्रथम एजी थे, भारत के प्रथम एजी थे, अटॉर्नी जनरल थे। ओके, ठीक है। बात बाकी सी वेंकट रमणी जो है ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, और मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया है। आप लोग उस क्लास में देख सकते हैं कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है भारत का महान्यायवादी। राइट, आर्टिकल नंबर 76 में इसका जिक्र किया जाता है। आर्टिकल नंबर 76 यानी हमारे संविधान में जो 76वां आर्टिकल है वो महान्यायवादी के संबंध में होता है। और महान्यायवादी जो होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। आप इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपके सिलेबस में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी इनके संगठन है, जितने भी इनके उप संगठन है, जितने भी इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह बने हैं, ठीक है, उनके बारे में आप लोगों को जानना है। तो ये क्या कहां पर हो जाएगा, संयुक्त, यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछ रहा है। यूनाइटेड नेशन का जो है हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। राइट, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। जिनेवा की अगर हम बात करते हैं तो जिनेवा में क्या है, जिनेवा में WHO का है, इसके अलावा WTO का है, WTO का हेडक्वार्टर है। वहीं पर अगर हम बात कर देते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो FAO का मुख्यालय है। ठीक है, इसके अलावा FAO इसे बोलते हैं। वाशिंगटन की अगर हम बात करते हैं, वाशिंगटन DC में आपने देखा होगा तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है। ठीक है, विश्व बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन DC में। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर बना है, न्यूयॉर्क में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जब पानी जम जाता है, तो सिंपल सी बात है, पानी जम जाता है तो उसका घनत्व पूछा गया है। तो घनत्व क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है 4 डिग्री पर जो है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है। पानी जैसे नीचे जमता है, यानी अपने हिमांक बिंदु पर आता है, जम जाता है, वैसे ही जो इसका घनत्व जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य नहीं होगा, ना ही बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, आंसर घट जाएगा। राइट, इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के इसी तरह के होंगे, ठीक है, जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है, फाजिल ईंधन संग्रह का क्षरण करते हैं। फाजिल ईंधन संग्रह का मतलब होता है जो भी हमारे फाजिल फ्यूल होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, ये फाजिल फ्यूल कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, जब भी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है बारिश से घुल जाता है वातावरण में तो क्या होता है, झीलों में यूट्रोफिकेशन होता है, ये भी नहीं होता है। मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण हो जाता है। यस, क्या हो जाएगा आंसर, मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण हो जाएगा। राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण हो जाता है। औद्योगिक धूम निर्माण होता है, ये भी नहीं होता है। इसका जो मुख्य आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन के सामने है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। अर्थशास्त्र लिखा है, इकोनॉमी जो होती है वो मानव निर्मित उत्पादन, जो मानव के द्वारा उत्पादन किया जाता है, मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं करना है कि आपको दिख गया उपकरण करना है, तो उपकरण से कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा संगठन का भी कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन आपको लगेगा पूंजी या फिर श्रम होगा, तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाता है पूंजी। तो पूंजी के साथ ही क्या होता है,
अर्थशास्त्र मानव निर्मित जो उत्पादन उपकरण होता है वो किसमें वर्गीकृत किया जाता है, तो पूंजी के साथ वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। स्वतः पोषित का मतलब होता है कि वह पेड़ पौधे या कोई भी स्वतः पोषित कोई भी है अपना जो खाद भोजन होता है वह स्वयं बनाता है। तो खासकर आप लोग जानते हैं कि पौधे ही होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश की चार्जर दे दे, ठीक। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें तितली, टिड्डा और मशरूम ये सब आप लोग देख रहे हैं। तो ये तीनों आंसर इसके नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवाल एक ऐसे होते हैं जो स्वतः पोषित होते हैं। इसका आंसर ये बहुत सिंपल है और कई एग्जामों में पूछा गया है। शैवाल जो होते हैं कैसे होते हैं, स्वतः पोषित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 देखिए क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, अभी मैं बताकर गया हूं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में हो जाएगा। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। 1995 में हुई थी और इसने किसका स्थान लिया था, गैट का स्थान लिया था। ठीक है, 1995 में। ठीक है, अगर वर्तमान में अगर बात करते हैं तो WTO के जो WTO का हेडक्वार्टर तो आपका जिनेवा में है। अगर हम बात करते हैं कि WTO के अध्यक्ष के रूप में कौन है यानी कि जो हेड है वो कौन है, तो ओकोंजा इवेला है। नाइजीरिया की एक महिला है ओकोंजा इवेला। ठीक है, तो WTO की हेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, गुरुजल। गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या होता है। गुरुजल का मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है बड़ा, गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा। और बड़ा जो भी होगा तो वो कहीं ना कहीं भारी भी होगा। क्या होगा, भारी भी होगा। तो यहाँ पर भारी जल के बारे में पूछ रहा है। तो भारी जल जो होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कहाँ पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूत्र मिल रहा है, आपको कहीं दिख रहा है, तो D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो है जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो भारी जल होता है या फिर इसी को हम गुरु जल भी बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PP, ये प्रदेशकों लिख गया है, यहाँ पे प्रदूषकों होना चाहिए। प्रदूषकों, पर्यावरण में उपस्थिति प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPM यानी कि PPM में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर PPM का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो PPM का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, आप बताइए इनसे। पहला ऑप्शन में दिया है पार्टिकल पर मोल दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में दिया है प्योरिटी पर माइक्रोग्राम दिया है, तीसरे ऑप्शन में दिया है पार्ट्यूटेंट प्रिवेंट मैसेंजर से दिया है और चौथे ऑप्शन में दिया है पार्ट्स पर मिलियंस दिया। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 4th नंबर। आंसर इसका हो जाएगा 4th यानी पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा, राइट। इसका आंसर हो जाएगा और आंसर नंबर जो है आपके 4 में दिख रहा होगा। पार्ट्स पर मिलियन जो है वो PPM का जो होता है फुल फॉर्म होता है। अगर PM की बात करते हैं, PM की अगर कभी भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, आप लोग सुनते होंगे जब भी प्रदूषण बढ़ता है तो वहां पे लिखा होता है 2.5 PM की बात करते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं यानी कि धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, इनको पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। कठोर नीति, तो आपने सुना होगा कि बलवन ऐसे शासक थे जिन्होंने लौह एवं कठोर नीति अपनाई थी और इन्होंने 40 सरदारों का अंत भी कर दिया था और बहुत ही कठोर नीति अपनाई थी इन्होंने। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बलवन हो जाएगा। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। वहीं पर इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली का प्रचलन किया था। एकता प्रणाली का प्रचलन किया था। एकता प्रणाली एक भूमि से रिलेटेड एक विषय वस्तु होती थी, भूमि से रिलेटेड एक प्रक्रिया होती थी, इसी को हम एकता प्रणाली बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग खिलजी की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को आप सभी लोग जानते हैं, खिलजी क्रांति के नाम से फेमस हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की खिलजी क्रांति। उसमें बहुत ढेर सारे इन्होंने बदलाव किए थे। उसमें सेना को जो है स्थायी बना दिया गया था और घोड़ों को डाका गया था, सेना को नकद देने का प्रावधान भी कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से सुधार किए थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना। वहीं पर गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक थे और गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहरों का निर्माण कराना शुरू किया था अपने शासनकाल में। ठीक है,
तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए क्या है, BCGT के में सी शब्द का क्या अभिप्राय, यानी कि सी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो BCG का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं, बैसिलस। BCG का मतलब होता है बैसिलस। आप लोग आंसर करिए क्या करेंगे, बैसिलस, बैसिलस। और सी का मतलब होता है कैलमेट होता है। सी का मतलब यहाँ पे कैलमेट होता है, कफ नहीं होता है, कफ मत करना, कैलमेट होता है, ठीक है। और ये टीबी से रिलेटेड जो होता है, BCG का टीका लगता है, आप लोगों को पता होगा, और क्षय रोग या टीबी से रिलेटेड होता है। तीसरे नंबर पे है जी। तो जी का मतलब होता है ग्यूरेन होता है। क्या होता है, ग्यूरेन होता है। जी का मतलब होता है यहाँ पर ग्यूरेन। तो पूछा किसका गया है, बी से बैसिलस हो गया, सी से कैलमेट हो गया, जी से ग्यूरेन हो गया। सी का पूछा गया है तो सी से कैलमेट हो जाएगा, राइट। कप नहीं होगा, इसको नहीं करेंगे, कैडमियम भी नहीं करेंगे, क्लोरीन भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा कैलमेट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन, आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यादा, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यादा, तेलुगु में लिखी गई तेलुगु भाषा में के लेखक कौन है। तो मैं बता देता हूं, विजयनगर एक साम्राज्य, बहुत ही बड़ा विजयनगर साम्राज्य रहा है, और उसमें शासक रहे हैं कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के द्वारा ये जो कृति है वो लिखी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। और ये अपने समय के बहुत ही महान शासक रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महान शासक रहे हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 दिया गया है। एक मिनट में देख लेता हूँ 20 से 22 कैसे आ गया। ओके, कोई बात नहीं है। 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर ये 21 इसको कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन, यानी इन्होंने बताया था ड्रेन ऑफ थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इनको पता था कि अंग्रेज जो है हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे भारत से जो है धन की निकासी कर रहे हैं, धन को ले जा रहे हैं। उसी के संबंध में इन्होंने धन का पलायन या ड्रेन ऑफ थ्योरी दिया था। धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, आप करिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने चर्चा की है, ड्रेन ऑफ थ्योरी की चर्चा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाद बाकी इसमें जो है इनकी पुस्तक कोई भी नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। और जो इंग्लैंड है वहाँ पे संसद भवन, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, पहले सांसद के रूप में ये चुने जाते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी, और ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां है। क्वेश्चन नंबर 23वां को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 5G सेवा शुरुआत भारत में कब हुई थी, 5G सेवा। तो अभी आप लोगों को पता है 5G सेवा कब शुरुआत हुई थी। मैं एक एक तिथि लिख लेता हूँ। एक जुलाई की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 जुलाई को हमारे प्लास्टिक बैन किया गया था। क्या किया गया था, प्लास्टिक मुक्त किया गया, प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था, प्लास्टिक बैन किया गया था। इसको याद रखेंगे, 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को प्लास्टिक बैन किया गया था। वहीं पर अगर हम 1 अक्टूबर की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर को जो है 5G सेवा का अनावरण किया गया था। 5G सेवा का अनावरण किया, यानी शुरुआत की गई थी 5G सेवा 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवा। वहीं पर अगर हम 1 नवंबर की बात कर लेते हैं तो 1 नवंबर की बात कर लेते हो तो 1 नवंबर को आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई। किसकी की शुरुआत की गई है, डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है, करेंसी की शुरुआत की गई। ओके, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2022। 5G सेवा जो है 1 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आज के हमारे जो क्वेश्चन सारे जो हैं खत्म हो गए हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। और कुछ अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। हमारे साथ जितने भी प्रैक्टिस सेशन है वो करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हम लोग इसमें शामिल करते हैं। और कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।